नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास वीडियो को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार एग्जामिनेशन में रिपीटेडली पूछा जा रहा है। मैं आपको सिंपल तरीके से अगर यहां पर बताना चाहूं तो हर बार जब जब एग्जाम हुआ है तब तो इंपॉर्टेंट कमेटी से क्वेश्चन आते हैं। मिनिमम कई बार 2 क्वेश्चन भी इससे देखने को मिल जाते हैं, वरना एक क्वेश्चन तो तय है कि यहां से आएगा ही आएगा। अब भले वो आपका एग्जाम कोई सा भी हो, वो आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो जो अभी होने वाला है, या आपका आरआरबी का एग्जाम हो, या आपका कोई भी स्टेट पुलिस का एग्जाम हो, इस वीडियो को सेव कर देना। ये एक एग्जाम सेंटर वीडियो है। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो भाई, एग्जाम सेंटर का मतलब है कि अगर आप जा रहे हैं, रास्ते में हैं, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। पहले ही है आपका एग्जाम कुछ दिन बाद है तो भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाते हुए आप इसको बस में देख लें या वहां जाकर देख लें। 2x पे लगा के देख लेना। हालांकि मेरी स्पीड वैसे भी काफी तेज रहती है, लेकिन फिर भी आप 2x पे लगा के देख लेना। इतनी तेज मेरी स्पीड रहेगी कि आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं, आपको दोबारा रिपीट करने की जरूरत भी ना पड़े। कई बार इसमें यह भी होता है कि सर क्या हम इस वीडियो को रेलवे के लिए लें, एसएससी के लिए लें? तो आप किसी भी तरीके से आप ले सकते हैं। हर एग्जाम के लिए जरूरी है। बार बार क्वेश्चन हर जगह आ रहा है। आपके एग्जाम में पॉलिटी आती है तो यहां से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, इस वीडियो के नीचे एक बार कमेंट कर देना कि मैंने ये वीडियो देख लिया, अब मेरा एग्जाम तब है। और भाई वहां से वापस आने के बाद अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कमेटीज का और इस वीडियो से ना आए तो लिख देना मेरी एग्जाम में कमेटीज का क्वेश्चन आया था, इस वीडियो से नहीं आया। आपकी कमेंट डिलीट नहीं होगी। अगर क्रिटिसाइज होगा मैं होऊंगा, आप टेंशन फ्री रहना। एकदम बेहतरीन तरीके की मेहनत आपके लिए की जा रही है, आपसे पहले भी की गई है। पीडीएफ के लिए जितने भी लोग आतुर होते हैं मैं आपको बता दूंगा, वीडियो को ही 2x पे देख लीजिए। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ठीक है, आप जैसा चाहें वैसा हो जाएगा। ठीक भाई, स्टार्ट करते हैं। अब इसमें कमेटीज कौन सी हैं भाई? 1900 से लेके 2025 तक कोई भी ऐसी कमेटी है जो किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछी गई, वो सारी इसमें इंक्लूडेड है। प्लस अपनी तरफ से मैंने तकरीबन 10 कमेटीज एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं कि हो सकता है आने वाले फ्यूचर में वो कमेटीज आपसे पूछ ली जाए। खुद देखोगे, खुद मॉक लगाओगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कमेटी की हम बात करते हैं। मैं कभी मतलब स्लाइड से पढ़ाना बहुत कम ही रेयर होता है कि मैं स्लाइड से पढ़ा रहा होता हूँ, मैं हाथ से लिखकर ही पढ़ा रहा होता हूँ। बट क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है तो इस वजह से अगर आप इसकी फुल लेंथ वीडियो चाहते हैं, फुल लेंथ वीडियो भी लिख देना मतलब कमेंट में। फुल लेंथ वीडियो लगभग 3 घंटे की आएगी, वो आ जाएगी। इससे पहले जैसे मैंने आपसे कहा था अमेंडमेंट की 19 मिनट की वीडियो भी लेकर आए, फुल लेंथ भी लेकर आए, इसको भी लेकर आएंगे। देखो, सबसे पहले आपको देखने को मिलती है मुद्दीमन कमेटी। मुद्दीमन कमेटी बनती है 1920 में। मुद्दीमन कमेटी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वैध शासन की जांच के लिए गठित की गई थी। भारत में द्वैध शासन को स्टार्ट किया जाता है लियोनल कोर्टेस के द्वारा। लियोनल कोर्टेस जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं प्रोविंशियल लेवल पर स्टार्ट करते हैं। कब स्टार्ट करते हैं? 1919 में स्टार्ट करते हैं। और उन्हीं की इस पूरी को जांच करने के लिए मुद्दीमन कमेटी बनाई गई थी। 1920 में सर अलेक्जेंडर मुद्दीमन की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी। इसने द्वैध शासन की कमियों और उनकी कार्यप्रणाली की जांच की थी। इसके बाद यह संवैधानिक सुधारों के लिए आधार प्रदान किया। इसने कहा कि द्वैध शासन अच्छा है। अच्छा, यहीं पे मैं आपको 2 कमेटी और बता देता हूं जो 1919 में बनी है। एक बनती है मेरे भाई मदन मोहन समिति और एक बनती है हंटर कमीशन। एक बनती है मदन मोहन समिति और एक बनती है हंटर कमीशन। अब ये ऐड नहीं है, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं। ठीक है, हंटर कमीशन बनी है। ये कब बनी है? 1919 में बनी है। ये भी 1919 में बनी है। काम क्या है दोनों का? सर, जो हमारा 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए दोनों जांच के लिए बनी थी। ये इंडियंस के द्वारा बनाई गई थी और ये जो हंटर कमीशन है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। दोनों के द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया? इसने कहा कि लगभग 700 से अधिक लोगों की डेथ हुई है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में। ये कहते हैं 379 लोगों की डेथ हुई है। लेकिन इसमें इसने कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी जनरल डायर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए वो अधिकतम हो। इसने केवल जनरल डायर को इंडिया के बाहर निर्वसन कर दिया था, इसके अलावा यानी एक्साइल्ड कर दिया था। इसके अलावा कोई और बड़ा जो मामला है इसमें देखने को नहीं मिलता। तो 3 कमेटी आपकी क्लियर होती है। आगे हम बात करते हैं हिल्टन यंग कमेटी। ये 1926 में गठित हुई है। वो अभी जो मैंने आपको बताई थी ये हंटर कमीशन है, आयोग नहीं। हंटर आयोग एक अलग चीज है, ये हंटर कमेटी है, समिति है, याद रखिएगा। अब हिल्टन यंग कमीशन की बात करते हैं। 1926 में बना है। हिल्टन यंग आयोग भारतीय मुद्रा और वित्त प्रणाली की जांच के लिए आया था कि किस तरीके से हिल्टन यंग में कहा गया था कि एग्जामिन कर सकते हैं इंडिया के अंदर करेंसी और फाइनेंशियल सिस्टम को। इसके लिए यहां पर लाया गया था। इसका काम था कि रॉयल कमीशन के रूप में भी यह गठित होता है। इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करा सर? इसी की सिफारिश पर 1934 का आरबीआई एक्ट बना है। आरबीआई एक्ट की जो फॉर्मेशन है वो इसी के बेसिस पर हुई है, जिसके बाद 1935 में आरबीआई बना। आरबीआई के पहले गवर्नर रोसबॉर्न स्मिथ हैं। भारतीय पहले गवर्नर आरबीआई के अंदर सीडी देशमुख हैं। वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं संजय जी देखने को मिलते हैं। ठीक है, बेहतरीन तरीके से याद रखना। टोटल इसके अंदर मेंबर्स होते हैं 34 होते हैं, 33 प्लस 1 सॉरी, इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स आपके बार बार रिपीटेडली चेंज होते हैं, 34 वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होते हैं, इसमें नहीं होते। 33 प्लस 1 इज द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर, इसमें नहीं होते। इसमें 4 डेप्यूटी होते हैं, एक मेन होता है।
5 का स्ट्रक्चर है इसका। आगे हम बात करते हैं एस के धर कमीशन, ये 1948 में बनी थी। भाषाई प्रांत आयोग की गठन के लिए भाषाई आधार पर पुनर्गठन की संभावना की जांच के लिए गठित किया गया था। एस के धर कमेटी के बाद ही आपको देखने को मिलती है जेवीपी कमेटी भी 1948 में बनी है। सेम, दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, जांच करनी थी भाषाई आधार पर गठित हो सकता है नहीं हो सकता, दोनों ने ही मना कर दिया था। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, ये आपकी कमेटी बनी है। एस के धर जो है आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं पुराने, ठीक है। इनकी अध्यक्षता में स्वतंत्रता के बाद पहली ऐसी समिति बनी थी, इसने राष्ट्रीय एकता और प्रशासनिक दक्षता के लिए भाषाई पुनर्गठन को खारिज कर दिया। इसकी सिफारिश ने जेवीपी समिति के गठन का मार्ग प्रशस्त किया था। जेवीपी भी 1948 में बनी है, लेकिन दोनों का कहना एक है, कहना है कि भैया आप ना अगर राष्ट्रीय एकता चाहते हो तो भाषाई पुनर्गठन मत करो। दोनों ने सेम चीज इसमें कही है, जेवीपी कमेटी ने भी और एस के धर कमेटी ने भी। यहीं पर आपको केसी नियोगी कमेटी भी देखने को मिलती है। केसी नियोगी कमेटी 1947, वो क्या काम करती है सर? वो योजना आयोग को बनाती है। दरअसल यहां पे मैं पॉलिटिकल कमेटीज करा रहा हूं, और ये जो मैं केसी नियोगी कमेटी है या 1938 की सुभाष चंद्र बोस कमेटी है, वो आपकी इकोनॉमिक्स का चैप्टर है, उसको भी मैं आगे चैनल पे कराऊंगा। नेक्स्ट है जेवीपी कमेटी, अभी मैंने बताया जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, 1948 में आती है। इस कमेटी का जो है समीक्षा के लिए गठन किया गया था कि भाषाई आधार पर कैसे हम इसका गठन करें। इन तीनों पर्संस के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। जयपुर में बेसिकली ये बनी थी, जयपुर में बनी थी क्योंकि जयपुर में 1948 कांग्रेस का सेशन चल रहा था। हेड कौन कर रहा था? पट्टाभी सीतारमैया। वहीं पर ये बेसिकली आपको बनती हुई देखने को मिल जाएगी। इसने प्रशासनिक और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देते हुए भाषाई आधार को खारिज कर दिया, बिल्कुल सेम जैसे अभी जो आपकी धर कमीशन है उसने किया था। नेक्स्ट अगली कमेटी है फजल अली कमीशन, 1953 में बनी है, 1 दिसंबर के दिन फॉर्म हुई थी। इसकी रिपोर्ट आती है 1955 में, उसको संचरित किया जाता है 1956 में। अब पॉइंट यहां पे समझना, फजल अली आयोग राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन की जांच के लिए गठित किया गया था। 1953 में गठित किया गया था। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया, जैसे 1956 का अधिनियम बना। आंध्र प्रदेश, केरल जैसे राज्य से बने थे। इसी के बेसिस पर आपके 14 स्टेट्स बने थे एंड 6 यूटीज इसी के बेसिस पर आपके रेडी हुए थे। आई होप आपको कोई इशू नहीं होगा। नेक्स्ट है काका कालेकर समिति, वो 1953 में बनी थी। इसका काम था, इसको पहली फर्स्ट ओबीसी कमीशन भी बोलते हैं। क्या ये पास रही? नहीं सर, ये फेल हो गई क्योंकि इसमें कुछ बड़ा भी हम हासिल नहीं कर पाए। 1953 में काका कालेकर की अध्यक्षता में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की जांच की गई थी। इसने पिछड़े वर्ग को लिए आरक्षण की सिफारिश की, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। इसने मंडल कमीशन के लिए आधार तैयार किया था। मंडल कमीशन 1978-79 में गठित हुई है, 78-79 में गठित हुई है, मतलब 78 में गठित हुई, 79 में रिपोर्ट दी है। इसको ओबीसी सेकंड कमीशन बोलते हैं और इसको माना जाता है कि यह सफल हुई थी। ओबीसी सेकंड कमीशन था, वो सफल हुआ था। मंडल कमीशन बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। नेक्स्ट है बीजी खैर कमेटी, 1955 है। बहुत कमाल की कमेटी है, बार बार सवाल दे रही है। बीजी खैर कमीशन है, यह प्राथमिक आधिकारिक भाषा आयोग के रूप में गठित हुआ था। यह पहली ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन थी जिसका गठन हुआ। इसने हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने की बात कही थी। ये वही है जो 14 सितंबर में हिंदी के लिए जो राष्ट्र दिवस घोषित करने वाली पहली समिति थी। इसने राष्ट्रीय भाषा नीति पर बहस को आकार दिया था कि राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट किसका? ये बीजी खैर कमीशन का एक कॉन्सेप्ट है। बलवंत राय मेहता कमेटी, हर कोई जानता है बलवंत राय मेहता कमेटी। यह एक ट्राई स्ट्रक्चर रेडी करके देती है पंचायती राज को कि सबसे बड़े लेवल पर एक राज्य के अधीन डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद हमें काम करना चाहिए ब्लॉक्स पर हमें काम करना चाहिए। इसके बाद हमें गांव के ऊपर काम करना चाहिए। तो इन्होंने ट्राई लेवल स्ट्रक्चर पेश किया था। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनी थी। इसने त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम, ब्लॉक, जिले की सिफारिश की थी, जिसके बारे में आपको याद रखना है। इसने ग्रामीण शासन और विकास को मजबूत किया। कई बार आता है हु प्रेजेंटेड द डिसेंट्रलाइजेशन मेथड, यही है डिसेंट्रलाइजेशन मेथड, इसी ने पेश किया है। डिसेंट्रलाइजेशन मेथड इसी ने पेश किया है। अच्छा, जो आपका चैनल है बहरहाल जीतना जीएस, इसी के ऊपर मैंने इसके बारे में चर्चा भी कर रखी है। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अगर आपको हाथ से लिखे हुए फॉर्मेट में पूरी स्टैटिक जीके करनी है, आपके पास पेड बैच हो, कहीं का भी हो, किसी का भी हो, डजंट मैटर, आपको करना है। आप इस वाली प्लेलिस्ट में आके देख लेना, जिस लेवल के इसके अंदर मैंने क्वेश्चन करा, ये सीजीएल की कंप्लीट पीवाईक्यू एक ही वीडियो में तकरीबन 6-7 घंटे की, इसको आप देख सकते हो। और पूरी कॉन्सेप्चुअली यहां पर मैंने स्टैटिक जीके भी करा रखा है। प्लस करंट अफेयर्स, हमारी लेवल की करंट अफेयर्स मुझे नहीं लगता कि कहीं पे हो रही है, देख लेना। सीधे क्वेश्चन अगर पेपर में ना आए तो बेकार है, ठीक है। यहाँ पे 3 तरीके की प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की। ये मंथली है करंट अफेयर्स,
ये आपकी करंट अफेयर से टॉपिक वाइज है और ये आपकी 2024 की करंट अफेयर है। कोई पेड बैच नहीं है, दीज ऑल थिंग्स आर फ्री। इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। इसी के बारे में मुझे याद आ गया था कि इसकी वीडियो ले रखी है पीछे, तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है के संथाराम कमेटी 62 में बनी है। के संथाराम समिति भ्रष्टाचार विरोधी उपायों की जांच के लिए गठित की गई थी। इसको गठित किसने किया था? जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनके द्वारा इसको गठित किया गया था। के संथाराम की अध्यक्षता में समिति बनी थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसी के द्वारा बना था। और कमाल की बात यह है कि इसी की सिफारिश पर 1963 में आपको देखने को मिलेगा हमारी सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी बना था, याद रखना। ठीक है, इसने भारत में भ्रष्टाचार के विरोधी ढांचे को मजबूत किया था। सीबीआई इसी के थ्रू बना है एंड सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, भी इसी के थ्रू बना है। अगला है भानु प्रताप कमेटी, 1964 में बनी है। भानु प्रताप सिंह समिति, भानु प्रताप आप ऐसे याद रख सकते हो जो अपने सूर्यवंशम वाले थे, ठाकुर भानु प्रताप सिंह याद रख सकते हो। ये कृषि क्षेत्र में, अब देखो आपको याद होगा सूर्यवंशम में वो कहने जाते हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस है पानी क्यों मांगने जाना है? क्योंकि कृषि नहीं हो रही है, राइट। कृषि के लिए बेहतर तरीके से पानी मांगने के लिए वो गए थे। तो याद रखना, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए 1964 में गए हैं। 1964 में गठित इसने कृषि उत्पादकता और नीति पर ध्यान दिया था। इसने कृषि विकास के लिए नीतिगत और संरचनात्मक सुधारों की सिफारिश की थी। इसने भारत में कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया था। तो पॉइंट यह आएगा, याद रखना। आप ऐसे लिख सकते हो कि कमीशन किस ईयर में बनी है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा। कोठारी कमीशन 1964-1966 में आता है। 10+2+3 का कॉन्सेप्ट इसने दिया है। मैं 10+2+3 के कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ हूं, तुम भी उसी से पढ़े हुए हो। 10वीं, 12वीं और 3 साल की ग्रेजुएशन। आज की डेट में 10+2+3 नहीं चलता, आज की डेट में 10+2+4 चलता है। आजकल ना ग्रेजुएशन 4 साल की हो रखी है, ठीक है। कुछ स्टेट्स में हो रखी है, कुछ नहीं, जैसे हमारे यहाँ हो रखी है, ठीक है। अच्छा, इसको देखिए, कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जांच के लिए गठित हुआ था। 64 में बना, 66 में रिपोर्ट आई है, ठीक है। गठित इसने शिक्षा के सभी स्तरों पर सुधारों को ध्यान दिया है। इसने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली और मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की है। इसने 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार बना था। 1968 में आपके एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके लिए आधार यही बना था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूर कमेटी 1966, कपूर समिति महात्मा गांधी की हत्या की जांच के लिए गठित की गई थी। 1966 में जस्टिस जीएल कपूर की अध्यक्षता में स्थापित हुई थी। इसने हत्या के पीछे की परिस्थिति और साजिशों की जांच की थी। ये कमेटी वो है जो कई बार कहती है कि वैचारिक मतभेद के कारण ही हत्या हुई है, इसके पीछे कोई बड़ी रंजिश नहीं थी। यानी जो नाथूराम गॉडसे हैं, उनके ऊपर एनएसए नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि यह जो है यह केवल वैचारिक मतभेद के कारण लड़ाई हुई है। उन्होंने कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र नहीं किया है। मोरारजी देसाई देन हनुमंत राय कमेटी, पहली एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कमेटी है। पहली बार हमने सोचा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म भी होने चाहिए, हाँ जी, प्रशासनिक विस्तार भी होने चाहिए, सुधार भी होने चाहिए, इसके बारे में विचार किया गया है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग प्रशासनिक सुधारों के लिए गठित की गई थी। जनवरी 1966 में मोरारजी देसाई थे, बाद में हनुमंतैया की अध्यक्षता में गठित की गई थी। इसने प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए काम किया था। इसने भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में आधुनिक बनाने का आधार इसको माना जाता है। सिर्फ ईयर याद रखना, रीजन याद रखना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इसका ऑब्जेक्टिव है। दत्त समिति, देखो संजय दत्त जी में, ठीक है, 1967 में आई थी। दत्त समिति ने औद्योगिक लाइसेंसिंग और एकाधिकार की जांच के लिए गठित किया गया था। हुआ क्या है कि 1956 में जब हमारे यहां पर इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने के बाद पहले तो आती है अपनी कौन सी 1948 वाली, 48 में रिफॉर्म हो गई, 56 में आई, तो इससे लाइसेंस राज का उदय हो गया। तो वो जो लाइसेंस राज का उदय हुआ है वो ठीक लागू है नहीं है, किस लोग को कितना घाटा है, वो चेक करने के लिए समिति आई थी। इसने सुबिमल दत्त की अध्यक्षता में बनी थी। औद्योगिक नीति पर ध्यान देना था। बड़े औद्योगिक घरानों और संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा की सिफारिश को लेकर यह आई थी। 1970 और 73 की औद्योगिक नीति इससे प्रभावित हुई है। अच्छा, ये लाइसेंस राज खत्म कब हुआ था? लाइसेंस राज खत्म होता 1991 और 2 के बीच में, जब हमारे रिफॉर्म हुए हैं। पीवी राजमन्नार कमेटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट कमेटी, 1969 में गठी है। पीवी राजमन्नार समिति केंद्र राज्य संबंधों के लिए गठित पहली समिति है। केंद्र राज्य संबंधों पे पीवी राजमन्नार समिति है। इसके बाद आपकी कमेटी आती है 1983 में सरकारिया समिति आएगी, और उसके बाद एक कमेटी आती है 2007 में पुंछी कमेटी आएगी। तो दैट ऑल आर इंपॉर्टेंट। 2 सितंबर 1969 को पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में स्थापित की गई है। इसने राज्यों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय शक्तियों की सिफारिश की है। इसने केंद्र राज्य समिति पर बहस को आकार दिया है। केंद्र राज्य समिति कैसे बननी चाहिए, यानी अनुसूची 7 इससे प्रभावित हुई है। इससे प्रभावित अनुसूची आर्टिकल 246 और जो अपना देखने को मिलती है अनुसूची 7, शेड्यूल 7 इससे प्रभावित हुई है। आगे बढ़िए।
भगवती समिति 1973 में गठित हुई है। भगवती समिति बेरोजगारी की समस्या की जांच के लिए गठित की गई थी। 1973 में गठित इसने बेरोजगारी के कारणों और समाधानों पर ध्यान दिया था। इसने रोजगार सृजन की नीतिगत सुझाव दिया था। इसने भारत में बेरोजगारी नीतियों को आकार देने में मदद की। बेरोजगारी पर बनी हुई समिति है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति है, तेंदुलकर समिति है, इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था और इसको गठित कब किया गया था? बताओ। पता है? रोक के वीडियो अभी बता दो वरना आगे मैं इसका आंसर दूंगा ही, ठीक है? बट मुझे अच्छा लगेगा अगर आप इसका आंसर दें। स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बना था। एकमात्र ऐसी समिति है जिसको हर बच्चा जानता है, ठीक है? स्वर्ण सिंह समिति संविधान में मौलिक कर्तव्यों के लिए आई थी, ठीक है? अच्छा, स्वर्ण सिंह कौन है यार? ये हमारे विदेश मंत्री थे उस टाइम पर, ठीक है? हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे उस टाइम पर। आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में संविधान की समीक्षा की गई थी। इन्होंने नागरिक जिम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए 10, एक्चुअली इन्होंने दिए थे 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश इन्होंने की थी, लेकिन लागू कितने किए गए थे? लागू किए गए थे 10। लागू किए गए थे 10। पहले तो ये 20 बना के ले गए इंदिरा जी के पास। इंदिरा जी को कहा कि ये 20 है, मेरे हिसाब से तो ये होने चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि यार ये बहुत ज्यादा हो गया, इनको कम करो, तो ये 8 लेकर गए। फिर इंदिरा गांधी ने 2 अपनी तरफ से ऐड कराए, देन वो 10 हुए, तब जाके वो अभी वर्तमान में 11 है, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन इसमें 2002 के द्वारा 51(1) को जोड़ दिया गया, जो शिक्षा का कर्तव्य है। अशोक मेहता समिति, जो बलवंत राय मेहता समिति है, बस उसी का एक फॉर्म है। अशोक मेहता कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर 2 स्ट्रक्चर बताए हैं कि बड़े लेवल पर मंडल हो और छोटे लेवल पर जिला हो, और कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। 1977 में बनी थी अशोक मेहता 2 स्तरीय ढांचा, जिला और मंडल, इन्होंने बताया था, ठीक है? एम.एन. वोहरा कमेटी 1977 में ही आई है। एम.एन. वोहरा कमेटी राजनीति में अपराधीकरण की जांच के लिए आई थी। दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये मेरी तरफ से एडिट है, किसी पेपर में नहीं आई है आपसे पहले, बट आने के चांसेस हैं। क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातें चल रही हैं, तो फॉर्म हुई थी इन्वेस्टिगेट करने के लिए क्रिमिनलाइजेशन की, क्या राजनीति में क्रिमिनलाइजेशन होता है नहीं। इसने अपराधी राजनीतिक गठजोड़ को तोड़ने के लिए सुधारों की सिफारिश की थी, याद रखना। दंतवाला कमेटी 1978, ये भी मैंने ऐड कराई है। दंतवाला समिति स्थानीय स्तर पर नियोजन की कमियों को दूर करने के लिए आई थी। द दंतवाला कमेटी वाज फॉर्म टू एग्जामिन द वीकनेस इन द लोकल लेवल प्लानिंग। जो जितने भी ब्लॉक हैं, गांव हैं, इनका डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? शहर तो बसते चले जा रहे हैं, शहर डेवलप हो रहे हैं, गांव डेवलप क्यों नहीं हो रहे? उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ढूंढने के लिए बनाया गया था। 1978 में जमीनी स्तर पर नियोजन की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया था। इसने कहा था कि ब्लॉक लेवल प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब नहीं क्या है कि कभी आप अगर इस इकोनॉमिक्स या पॉलिटी मुझसे पढ़े हैं, तो मैं जब नीति आयोग को एक्सप्लेन करता हूं तो मैं बताता हूं, एक जो नीति आयोग है, दिस इज बॉटम टू टॉप लेवल, ठीक है? योजना आयोग था टॉप टू बॉटम लेवल, इसलिए वो फेल हो गया, ठीक है? वो क्या सोचता था? वो वहां बैठ के सोचते थे कि हमें क्या करना चाहिए। नीति आयोग ग्राउंड लेवल पे सोचता है। हालांकि नीति आयोग कभी कोई कॉन्क्रीट चीज कर नहीं पाया, बट इसका अगर आप वो देखोगे ऑन पेपर, भाई नीति आयोग जैसी संस्था पूरे भारत में कोई नहीं है। ऑन पेपर बहुत क्लासिक बनाई हुई है। तो मैं तो भाई ऑन पेपर ही पढ़ूंगा है प्रैक्टिकली तो सिर्फ बात करूंगा, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मंडल कमीशन 1979, जैसे मैंने बताया 78 में गठित करने की बात की गई, 79 में गठ के पूरा हुआ। बीपी मंडल है, ये ओबीसी का सेकंड मंडल आपको देखने को मिल जाएगा। जनवरी 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन की जांच करने के लिए बनाया गया था। 27% आरक्षण को इसमें सिफारिश की। इसकी सिफारिश ने 1990 में ओबीसी आरक्षण को लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया। लागू कब से हुआ? ये 1993 से लागू हुआ है, याद रखना। बीपी मंडल कमेटी, सरकारिया कमेटी 1983 रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बसी थी, गठित हुई थी। केंद्र राज्य संबंध है ये। जस्टिस R.A. सरकारिया, रंजीत सिंह R.S. सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारिया सहकारी संघवाद पर इन्होंने जोर दिया था, फेडरलिज्म पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे ये। इन्होंने कहा कि जब जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट हो तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट निष्पक्ष होनी चाहिए, पार्टी बेस्ड ना हो, इन्होंने ही कहा था। इनकी सिफारिश ने पंछी समिति को प्रभावित किया था। पंछी कमेटी 2007 में बनी है। मदन मोहन पुंछी पर्सन देखने को मिलते हैं जिनकी अध्यक्षता में वो गठित होगी, ठीक है? आगे बढ़िए। एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में है, ठीक है? एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986 में है। इससे पहले GVK.R.V. राव कमेटी भी है। GVK.R.V. राव कमेटी है, R.V. राव कमेटी है, 1985 है। उसने क्या किया था कि उसने पंचायत के 4 लेवल दे दिए, मंडल, जिला, ब्लॉक और गांव, वो GVK.R.V. राव कमेटी है। एल.एम. सिंघवी आती है, इसको गठित किसने किया है? सर, दिस इज फॉर्म्ड बाय राजीव गांधी। उस समय राजीव गांधी हमारे पीएम थे, राजीव गांधी ने इसको फॉर्म किया था। कमाल की बात है कि बढ़िया कमेटी ये बनी है। एल.एम. सिंघवी समिति पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए गठित की गई थी। इसने पंचायतों में 1/3 SC/ST आरक्षण, कलेक्टर के लिए, जिला परिषद के लिए अध्यक्षता बनाने की सिफारिश भी की थी, SC/ST के लिए जगह भी दी थी, और इसको ही 73वें संविधान संशोधन के द्वारा माना गया था।
एलएम सिंघवी कमेटी को क्या हम डायरेक्टली मान सकते हैं कि ये इसको मान लिया था? नहीं माना था। एलएम सिंघवी कमेटी फेल हो गई थी, तो फिर पास कौन हुई? सब पास होती है पीके थुंगन कमेटी। पीके थुंगन कमेटी होती है पास। पीके थुंगन कमेटी बनी, वो बनती है 1988 में, उसको पास किया जाता है। उसके बेसिस पर आपका 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हुआ। 73rd और 74th अमेंडमेंट उस बेसिस पर हुआ है। पीके थुंगन कमेटी ये रही 1988, इसी के बेसिस पर हुआ है। पंचायती राज को शामिल किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 इसी के बेस पर हुआ। इसी ने कहा था कि 3 स्तरीय ढांचे को हम दर्जा दे सकते हैं। 1988 में संसद की सलाहकार समिति की उप समिति के रूप में पीके थुंगन की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। कमाल की कमेटी थी। लकड़ावाला समिति 1989। लकड़ावाला समिति भारत में गरीबों की संख्या और अनुपात के आकलन के लिए आती है। लकड़ावाला कमेटी भी हमारे यहां गरीबी के आकलन के लिए आती है कि किस व्यक्ति को गरीब कहा जाए। इसने गरीबी रेखा की गणना पद्धति पर ध्यान दिया था। गरीबी रेखा क्या होनी चाहिए, इसने ही 1989 में पहली बार बताया था कि गरीबी रेखा क्या होनी चाहिए। इसने गरीबी की मापदंड के लिए कैलोरी आधारित मानक की सिफारिश की थी। पहली बार इसने गरीबी उन्मूलन नीतियों को आकार देने में मदद की। जो तेंदुलकर कमेटी है वो भी गरीबी से रिलेट करती है, और ये कमेटी भी गरीबी से रिलेट करती है। जो कैलोरी बेस्ड डिस्कशन है वो इसी के द्वारा किया गया था पहली बार। लकड़ावाला कमेटी। अच्छा, एडी लकड़ावाला भी है एक, वो कौन है? रोलिंग प्लान जो इंडिया में आया था 1978 और 80 के बीच में, उसको भी वही लेकर आए थे। अगला है दिनेश गोस्वामी कमेटी। 1990 में आपको देखने को मिलेगा चुनावों के सुधार के लिए इसने चुनावी प्रक्रिया में सुधार किया। इसने मतदाता सूची सुधार, दल बदल कानून की सिफारिश की है। इसी के वजह से मतदाता एंड जो दल बदल कानून है उसको और सख्त किया गया था। इसने भारत में चुनावी प्रणाली को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में मदद की है। कमाल की बात यह है कि आपके यहां पर जो लिस्ट आती है ना, वोटर लिस्ट, उसमें फोटो लगे आते हैं आज की डेट में, है ना, कि आपका ही नाम है, फोटो है, वो इसी कमेटी की वजह से आते हैं। अगला है पहली नरसिम्हन कमेटी 1991। प्रथम नरसिम्हन समिति, यह वित्तीय प्रणाली है, वित्तीय सुधार के लिए आई है। बैंकिंग फॉर्म इसने किया है। प्रबंधन एनपीए और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों की सिफारिश की है। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन के मार्ग प्रशस्त किए हैं। मुझे सीधा याद है कि नरसिम्हन कमेटी 1991 और काम है केवल और केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सेकेंड नरसिम्हन कमेटी 1992, इसका काम भी सेम है कि बैंकिंग में कितना सुधार हो सकता है उतना सुधार किया जाए। राजा चलैया कमेटी 91 में गठित हुई है। 93 तक अपने काम इसने किया है। राजा चलैया कमेटी का कर सुधार के लिए काम किया जाता है। कर सुधार में इसका काम है। टैक्सेशन सिस्टम में कितना चेंज किया जा सके, इसने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के सुधार और जीएसटी का आधार रखा था। जीएसटी का बेस रेडी होता राजा चलैया कमेटी से। बाद में चलकर केलेकर समिति होती है, जिसको केलेकर टास्क फोर्स बोला गया था 2015, ठीक है, और उसी के द्वारा इसको पेश किया गया था जीएसटी का। इसने भारत की कर प्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने की कोशिश की। राजा चलैया कमेटी 93 में रिपोर्ट आई थी। रामानंदन कमेटी 1993। रामानंदन भाई इतनी जरूरी कमेटी है ना, ये आई थी मेरे पेपर में, मैं पेपर देने के लिए गया था, ठीक है, बेसिकली हाँ क्लियर हुआ था मेरा वो पेपर। अब उसमें क्वेश्चन आया था कि बेसिकली जो क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर की जो पहचान होती है वो किस कमेटी के बेसिस पर होती है, तो ज्यादातर लोगों ने उसमें मंडल कमीशन चूज किया था। बट पॉइंट है कि रामानंदन कमेटी थी वो जिसने क्रीमी लेयर की पहचान के लिए गठन किया। इसने कहा था कि अगर कोई 8 लाख से प्लस कमाएगा वो क्रीमी होगा, 8 लाख से माइनस कमाएगा तो नॉन क्रीमी होगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया में उसे ओबीसी 1 और ओबीसी 2 कहते हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, उसमें क्रीमी कॉन्सेप्ट आता है। 1993 में गठित है। इसने ओबीसी आरक्षण के लिए पात्रता मानदंड पर ध्यान दिया था। इसने क्रीमी लेयर को आरक्षण से बाहर करने की सिफारिश भी की थी। इसने ओबीसी आरक्षण को अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने में मदद भी की थी। नेक्स्ट मल्होत्रा कमेटी 1993 में आती है। मल्होत्रा कमेटी बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए आई थी, और बिल्कुल ध्यान नहीं देना इस पे, मल्होत्रा कमेटी बीमा केस के लिए आई थी, बीमा क्षेत्र में सुधार हो। आगे चल के यही जो है आपका स्ट्रक्चर रेडी करेगी इरडा का। इरडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1999 हैदराबाद में हेडक्वार्टर। एसपी पद्मनाभन कमेटी 1995 में बनी है। एस पद्मनाभन समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण की समीक्षा के लिए गठित की गई थी। 1995 में गठित इसने बैंकों की निगरानी प्रणाली पर ध्यान दिया था कि सुपरविजन बैंकों का बहुत अच्छे लेवल पे होना चाहिए, इसका काम था। जीआर वर्मा समिति है। जीआर वर्मा समिति आपको देखने को मिल जाएगी। यह वित्तीय बाजार सुरक्षा के लिए गठित की गई थी। बाजार में ट्रेडिंग, डेरिवेटिव्स वगैरह ये किस तरीके से चल रहे हैं उसके ऊपर जांच करना था। ये आपके 2024 के सीजीएल में आया था, कृपया करके ध्यान दे लेना कि भाई जेआर वर्मा समिति वित्तीय बाजार सुधारों की जांच के लिए गठित की गई है। जो वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसके अंदर किसी प्रकार की हेराफेरी ना हो उसके लिए गठित की गई थी। अगले सवाल आपके सामने है। नानावती मेहता कमेटी 2002 में गठित हुई है। नानावती मेहता आयोग गोधरा ट्रेन जलाने और 2002 के गुजरात दंगों के लिए गठित की गई थी। नानावती मेहता कमेटी, गोधरा ट्रेन केस और गुजरात दंगे,
ठीक है, इसके लिए गठित की गई है। जस्टिस नानावती और मेहता की अध्यक्षता में गठित की गई थी। बीएन कृपाल कमेटी 2003 में आई है। बीएन कृपाल आयोग प्रथम राष्ट्रीय वन आयोग के रूप में आता है। ठीक है, यह भी मैंने अलग से ऐड करा है, कभी नहीं आया है, हो सकता है पहला राष्ट्रीय वन आयोग के रूप में वन नीतियों की समीक्षा के लिए गठित किया गया है। बीएन कृपाल की अध्यक्षता में गठित किया गया था। इसने कहा था कि वन प्रबंधन, मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। अगला है सोली सोराबजी कमेटी, 2005 के अंदर आई थी। इसने सोली सोराबजी समिति पुलिस अधिनियम मसौदा पीएडीसी पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के तौर पर यह आई थी। अक्टूबर 2005 में गठित थी। इसने पुलिस सुधारों पर ध्यान केंद्रित किया था। इसके बारे में याद रखेंगे। इसने सिफारिश ने पुलिस प्रशासन के अधिकार पारदर्शी और जवाबदेही बनाने का प्रयास इसने किया है। कमाल की बात है कि सोली सोराबजी कमेटी पुलिस रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। यह सवाल भी आपका पीछे पूछा जा चुका है कि सोली सोराबजी कमेटी किससे रिलेट करती है? पुलिस डेवलपमेंट से रिलेट करती है, पुलिस रिफॉर्म से रिलेट करती है। अब आपको देखने को मिलते हैं लिंगोध कमेटी, आपको देखने को मिल जाएगी। लिंगदोह कमेटी आपको देखने को मिल जाएगी। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों की जांच के लिए गठित हुई है 2006 में। सिर्फ पूछा जाएगा गठित कब हुई? 2006 में। काम किया था जो यूनिवर्सिटीज में छात्र नेता के चुनाव होते हैं। ठीक है, याद रखें। इसके बाद रघुराम राजन कमेटी 2007 में आई है। अब इसमें एक कमेटी मिस आउट हो रही है, ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तेंदुलकर कमेटी, सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो आई थी वो इनकम के बेसिस पर गरीबी के आकलन के लिए आई थी। 2005 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी आई है। ठीक है, 2007 में रघुराम राजन कमेटी आपकी आई है। रघुराम राजन समिति वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए, रघुराम जी राजन आपके गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। ठीक है, 2007 में गठित किया गया। इसने वित्तीय समावेशना और स्थिरता पर ध्यान दिया था। ठीक है, इसने वित्तीय समावेशना के नियम सुधारों की सिफारिश भी की थी। इसने भारत में वित्तीय क्षेत्र को अधिक समावेशी और मजबूत बनाने में भी मदद की थी। याद रखना। एम यानी मदन मोहन पुंची कमेटी 2007 केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाई गई थी। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। श्री कृष्ण कमेटी 2010 में आई थी, तेलंगाना के लिए बनाई गई थी। 2014 में 2 जून को यह तेलंगाना को अलग करा देती है। 2 जून 2014 में तेलंगाना इसी की सिफारिश पर सेपरेट हुआ है। ठीक है, याद आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। बीएन कृष्णन पूरा नाम था जिनके नाम पे वो बनी है। गॉडगिल कमेटी 2011 है, पश्चिमी घाट की परिस्थितियों की जांच के लिए बनाई गई थी। अच्छा, वैसे गॉडगिल है, एनवी गॉडगिल वो पर्सन है जो एक राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए क्या क्या चाहिए उसकी भी गणना करते हैं। और ये वही पर्सन है जो पश्चिमी घाट की परिस्थितियों की जांच के लिए गठित किए गए थे। दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड इन एसएससी। 2011 में गठित इसे पश्चिमी घाट के तौर पर इसको देखा जाता है। इसका संरक्षण के लिए पश्चिमी घाट की पारिस्थितिक संवेदनशीलता क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की थी। इन्होंने कहा था कि पर्यावरण संरक्षण जितनी भी नीतियां उनको प्रभावित किया लेकिन कार्यान्वित सीमित रहा। इनका कहना है कि तुम प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन तो लेके आते रहे हो लेकिन वो लागू नहीं हुआ। इन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। क्या इनकी बात को सुना गया? आप सभी जानते हैं कि जब जब जो सरकार के अगेंस्ट जाता है उसकी बातों का केवल मैं और आप लोग एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गॉडगिल कमेटी ये दूसरी वाली थी। अच्छा, ये दूसरी वाली है, ये दूसरी वाली है। ये पंचायती राज वाली है जो एक 1988 में भी गठित हुई थी। 1988 में एक अध्यक्षता में संवैधानिक दर्जा पर ध्यान देने की बात की थी। ठीक है, याद रखना गॉडगिल कमेटी है। और 2010 वाली वेस्टर्न घाट की है। तो कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए ये स्लाइड यहां पर है। कस्तूरी रंजन कमेटी 2013 है। कस्तूरी रंजन समिति पश्चिमी घाट की परिस्थिति की जांच के लिए बनी थी। ठीक है, इसने गॉडगिल जो सिफारिशें हैं उनको समीक्षा की थी, सही है या नहीं है। इसने पश्चिमी घाट के 37% हिस्से को संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। इसने संरक्षण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए बात कही थी कि डेवलपमेंट भी होता रहे और इसके अंतर्गत एक जो है पीक भी बना रही। मतलब आप वन काटना चाहते हैं तो काटे भी तो हिसाब से। डिप्लोमेटिक कमेटी थी। आगे हम बात करते हैं अजय छिब्बड़ कमेटी 2015 में गठित हुई है। अजय छिब्बड़ समिति नीति आयोग के गठन से संबंधित है। इसे योजना आयोग का नाम बदलकर सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। नीति आयोग का निर्माण और राज्य सहयोग के मंच के रूप में देखा वो अजय छिब्बड़ कमेटी है। 2015 में ही आप याद रख सकते हैं। विजय केलेकर टास्क फोर्स भी बनी है जो जीएसटी के लिए काम कर रही है। जीएसटी को फॉर्म को पेश करेगी। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में 1 जुलाई 2017 से लागू भी कराएगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारी समिति आपकी हुई। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा था, एक होमवर्क क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा कि आप मुझे यहां पर ये बताएंगे। ठीक है, बहुत तगड़ा सवाल ही पूछ लेता हूं मैं आपसे, समितियों के बारे में ही सवाल पूछ लेता हूं। बहुत बढ़िया, कि ये किसने कहा है? ठीक है, केंद्र राज्य संबंध में, केंद्र राज्य संबंध में, या केंद्र राज्य संबंध छोड़िए, आपको मैं एक तगड़ा सवाल पूछ लेता हूं। हमारे संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, ठीक है, यानी फंडामेंटल फॉर्म जो है, संविधान की
वो किस केस में बताई गई थी, किस केस में बताई गई है, किस केस में बताई गई है, किस केस में। अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट केस मैं कराने वाला हूं। अगर आप इंपॉर्टेंट केस चाहते हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिए, इंपॉर्टेंट केस की वीडियो जल्दी लाई जाए, इसकी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो लाई जाए, जो जो चाहते हो कुछ भी कमेंट कर दो यार। एक आदमी एक से ज्यादा भी कमेंट कर सकता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट केस की वीडियो में। बहुत बड़ी वीडियो वो रहने वाली है, इस वजह से मैं पहले ही बता रहा हूं कि सब्सक्राइब कर देना, और सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। अब की बार सीजीएल पार, अब की बार एनटीपीसी पार, कुछ नहीं छोड़ना है इस बार, भौकाल मचा देंगे, मतलब त्राही त्राही कर देंगे इस बार, ठीक है। माहौल मिलते हैं सीधा। वीडियो को अगर समझ में आपको आई हैं चीजें, एक से दो बार रिपीट कर देना, आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, आप कभी नहीं भूल पाएंगे। दिस इज द बेस्ट मैटर, दिस इज द बेस्ट मेथड दैट कुड एवर हैव, ठीक है। याद रखना, बोलते बोलते ना टंग जो है ऐसे हो जाती है। अभी मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, ये 13वां घंटा चल रहा है जो मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूं, ठीक है। मिलते हैं सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। एक और बात यहां पर कि आपकी रेगुलरली लाइव क्लास चल रही होती है एसएससी सीजीएल को लेकर। अगर मैं बात बताऊं तो आपकी चल रही है 20 दिन में मैं पूरी जीएस को खत्म कराने वाला हूं। ये पहली वीडियो है, 4 दिन पहले मैंने ली थी। इंडियन पॉलिटी में खत्म करा चुका हूं, इंडियन हिस्ट्री में मिडाइवल खत्म हो चुकी है, अभी मॉडर्न खत्म होगी, पूरी जीएस खत्म होगी इंक्लूडिंग स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।